फिलहाल शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एल्कीन्स। एल्कीन्स आज का टॉपिक है। जरा ध्यान सुनिए बच्चों, एल्कीन्स में सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन करेंगे कैसे बनाते हैं। आपने एल्कीन्स तो बनाया ही होगा, आपने एल्कीन्स बनाया होगा सभी बच्चों ने। एल्कीन्स बनाने का मेथड आप सभी को पता है। कैसे बनाया था आपने एल्कीन्स, याद करो। आपने सबसे पहले एल्कीन बनाया था E2 रिएक्शन ऑफ RX से E2 रिएक्शन कराया था तो एल्कीन बना था। याद आ रहा ना? अगर मैं दूसरा रिएक्शन बताऊं, E1 रिएक्शन ऑफ, ये बताऊंगा नहीं, मैं ये बता रहा हूं बस याद दिलाने कि ये रिएक्शन हो चुका है। अगर आप RX का E1 कराते हैं या अल्कोहल का E1 कराते हैं तब भी एल्कीन आप बना सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं और ये दोनों रिएक्शन आपको नोट्स में ऑलरेडी पता है और आपको ये दोबारा देख लेनी है। इन दोनों से एल्कीन बनाया जाता है। वैसे आपको पता है एलिमिनेशन से एल्कीन बनता है, एलिमिनेशन से एल्कीन बनता है। खैर, तो बच्चों शुरू करते हैं। जरा देखो, तीसरा हमने यहां से पढ़ना है। जो भी हॉस्टल के स्टूडेंट है वो प्लीज मन बना लें कि उनको अब स्कूल कैंपस में आना ही पड़ेगा और पढ़ाई रेगुलर चालू करनी पड़ेगी। बच्चों बहुत कम समय बचा है, प्लीज इसका फायदा उठाइए और आइए खूब अच्छे से पढ़िए। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर हॉस्टल का बच्चा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने पूरा लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया लेकिन मैंने यूट्यूब पर अपलोड तो नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि अगर बाय द वे, जैसे मान लो किसी बच्चों को कोई लेसन चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए मान लो, तो हॉस्टल के बच्चों के लिए जो डेस्कटॉप है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप चाहें तो वहां बैठ के पढ़ सकते हैं कैंपस में। जो प्रॉपर के बच्चे हैं उनको अगर कोई लेसन चाहिए, जैसे इनऑर्गेनिक का चाहिए, सर हमें पी ब्लॉक दोबारा पढ़ना है, एक बार फिर सुन लीजिए। मैंने भले ही इंग्लिश में पढ़ाया है मेटलर्जी, मैंने भले ही इंग्लिश में पी ब्लॉक पढ़ाया है, मैंने भले ही एस ब्लॉक इंग्लिश में पढ़ाया है, लेकिन विश्वास मानिए अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। मैंने बहुत पूरे शॉर्ट ट्रिक से सिखाया है, जिनने पढ़ा होगा उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो प्रॉपर के हैं वो तो चाहे तो अगर उनको कोई टॉपिक कोई लेक्चर लेना हो, थोड़ा सा MB ज्यादा है, तो वो मुझे कोई भी पेन ड्राइव दे देंगे तो मैं उनको वो लेशन दे दूंगा जिनकी वो जरूरत है। जैसे मान लो कि किसी को बोला कि सर मुझे ये लेशन चाहिए, किसी को सर कि मुझे GOC चाहिए, मुझे SN1 ही चाहिए, मुझे SN2 ही चाहिए, मुझे E1 E2 चाहिए, है ना? तो जिसको जो जरूरत पड़े आप वो लेशन लेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। आप चाहे तो उसको लैपटॉप में सेव करके देख सकते हैं या मोबाइल पे भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने अपलोड नहीं किया, अपलोड कर लूंगा मैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा है। 1 फरवरी के बाद मैं कैंपस में अवेलेबल होऊंगा, आप चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा, मान लो किसी बच्चे का नोट्स कोई चीज कंप्लीट नहीं है तो बच्चों चिंता ना करिए, आपको डांट नहीं पड़ेगी। आपका कंप्लीट नहीं है तो आप मुझसे बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि वो नोट्स में आपका खुद का रिटर्न आपको दे दूं। आप स्टेशनरी से जाके वो पूरा ले सकते हैं, इतनी व्यवस्था कर दूंगा मैं। लेकिन प्रयास ये करें कि आप खुद से करके आए, है ना? फिलहाल देखते हैं। फ्रॉम विशिनल डाइहैलाइड, वीक का मतलब होता है विशिनल, होता क्या बताते हैं बच्चों। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आप याद करिए। मैंने GOC2 में छोड़ दिया था, अभी याद आ जाएगा। मैंने GOC2 में एक टॉपिक छोड़ा था, मैंने बोला था बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, और वो टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो मैंने सोचा जब एल्किन पढ़ाऊंगा तो दोबारा बताऊंगा। अभी जब बताऊंगा तो आप उस टॉपिक को आज जाके देखिएगा ना। विशिनल डाइहैलाइड, विशिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या हुआ? डी, डी का मतलब होता है रिमूवल, किसी चीज का बाहर निकलना। डी हेलोजिनेशन मतलब यहां से हेलोजन बाहर निकलेगा। डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन मतलब क्या हुआ? X2 का बाहर निकलना, मतलब यहां से X2 बाहर निकलने वाला है और एल्किन बनेगा। कैसे? जरा देखो, मान लीजिए कोई आपके पास कार्बन है, उस कार्बन है और उस कार्बन पे कंटिन्यूअस यहाँ भी हेलोजन फैमिली और यहाँ भी हेलोजन फैमिली है। बच्चों इसको बोलते हैं विक डाइहैलाइड। विक डाइहैलाइड मतलब विशिनल डाइहैलाइड, मतलब दोनों कार्बन पे यदि हेलोजन फैमिली हो तो इसको विशिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, विक डाइहैलाइड बोलते हैं।
अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए, बात याद रखिएगा, उल्टा होना चाहिए दूसरे के, ये ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे मैं इसकी रिएक्शन बच्चों NaI से कराता हूँ, सोडियम आयोडाइड से कराता हूँ एसीटोन की प्रेजेंस में, ये आपकी रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके बुक में भी है जैसे कराता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि मुझे इससे नहीं करानी है तो मुझे इसके लिए दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ पे OR लिख देता हूँ। OR का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप जिंक डस्ट करा रहे हैं, जिंक डस्ट, और जिंक डस्ट करा के मान लीजिए आप हीट कर रहे हैं, हीट, जिंक डस्ट मान लीजिए करा के आप हीट कर रहे हैं, तो बच्चों होता क्या है ना, यहाँ से एल्कीन बन जाता है। कैसे बनता है इसकी मैकेनिक बताऊंगा, लेकिन ऐसे एल्कीन बन जाता है। तो विसनल डाइहैलाइड जो कि मैंने GOC2 में ऑलरेडी उसमें एक या दो पेज उसमें पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ाने के बाद जरूर उसको आज ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप इतनी फोटो लीजिए ताकि मैं अभी इसकी मैकेनिक्स बताऊं, ये जो रिएक्शन लिखा हूं। ठीक है, मैं इसकी मैकेनिक्स बताने जा रहा हूं। अच्छा बच्चे, एक बात और सुनिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है, प्रॉपर के स्टूडेंट है, जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बहुत दिन से नहीं पढ़ी है, या उसको नीट रिवीजन करना, तो ऐसे बच्चों को भी बता दीजिएगा कि वो परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि अभी बहुत समय बिगड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत समय चला गया है। वो चाहे तो हमारा पूरा लेक्चर ले, आराम से लैपटॉप पे बैठे, एक एक टॉपिक देखें, अभी समय है, वो आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लेक्चर देखने के बाद भी ना वो आराम से सभी चीजों को दोबारा समझ सकते हैं, यदि मैं उनको ना समझाऊं तब भी। जैसे जो भी स्टूडेंट है जिनको कोई टॉपिक पढ़ना है, लेकिन जो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं उनके लिए केवल एक ही सुविधा है कि वो जो डेस्कटॉप स्कूल का, उसमें मैं सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा। आप हॉस्टल के स्टूडेंट, गर्ल्स या बॉयज, वहां पे टाइम लेके एक्स्ट्रा संडे सैटरडे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। खैर, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, हम लोग हटाते हैं इसको। इसकी मैकेनिज्म शुरू करते हैं, मैकेनिज्म। दोस्तों, इसकी मैकेनिज्म कैसे होते हैं देखो। मान लीजिए कि आप, ठीक, जरा इसके मैकेनिज्म देखिएगा बच्चों। सबसे पहले तो ये ट्रांस में होना चाहिए, खुद मैं बता रहा हूं कि ये ट्रांस में होना चाहिए, उल्टा, ये ट्रांस में होना चाहिए। उसके बाद जरा सुनो, जैसे मान लो कि ये ट्रांस में ऐसे है, और इसके मैं बता रहा हूं पहले वाले, मतलब मैं ये लेके चल रहा हूँ, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन सॉल्वेंट लेके चल रहा हूँ। तो ये सोडियम आयोडाइड है और साथ में एसीटोन हमने लिए, एसीटोन, एसीटोन। अब जरा इंपॉर्टेंट बात सुनिए बच्चों, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन। देखो, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज का गायब होना, बाहर निकलना। एंटी एलिमिनेशन मतलब, एंटी एलिमिनेशन मतलब जैसे ये देखो, ये एंटी है ना, ये भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, इसे बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। अस्सी एलिमिनेशन मतलब जो दोनों सामने से गायब, एंटी एलिमिनेशन है ये एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब होता क्या, ज्यादा सुनो, होता ये है ना कि ये जो सोडियम आयोडाइड है ना, सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड का बच्चों जो आई माइनस है, जो आई माइनस है, ये बैक साइड से क्या करेगा, आई माइनस क्या करेगा, बैक साइड से इस हाइड्रोजन फैमिली को बाहर निकालेगा। जैसे निकालेगा तो ये यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा, ये जो एक्स है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जरा देखो क्या क्या बना। तो पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, प्लस एक आई और एक्स बन गया, आई और एक्स, प्लस ये जो एक्स बाहर निकला, सोडियम हमारे पास है ना, ये सोडियम इसके साथ बना लेगा Na प्लस, मतलब NaX बना लेगा। ये इसकी मैकेनिज्म होती है। बच्चों आप याद करो, पी ब्लॉक आपको पढ़ाया गया होगा, जब भी कभी हेलोजन फैमिली खुद के हेलोजन फैमिली से रिएक्शन करता है, मतलब प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे कंपाउंड को इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। याद आ रहा, तो इसको ये क्या बनाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड ये बनाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाता है। तो बच्चों इसके मैकेनिज्म हो गए, कौन से मैकेनिज्म हो गए, सोडियम आयोडाइड विथ एसीटोन के साथ एंटी एलिमिनेशन होता है, याद रखिएगा, एंटी एलिमिनेशन।
एंटी एलिमिनेशन मतलब यह दोनों हैलोजन फैमिली अपोजिट में होने चाहिए। ये बात याद रखिएगा, दोनों हैलोजन फैमिली अपोजिट में होने चाहिए। तो इसकी फोटो ले लीजिए ताकि मैं दूसरा मैकेनिज्म बताऊं, जिंक डस्ट वाला। जिंक डस्ट वाला बताऊं मैं। जेम्स पटेल भैया कहाँ चले गए? भैया पढ़ लो थोड़ा सा और कष्ट करके ना, है ना, थोड़ा सा और समय पढ़ लो बस। वैसे भी कुछ दिन बाद स्कूल में आना ही है, वहां पे थोड़े ऐसा आओगे कि छुप के आओगे सर, वहां मत देख लीजिए भाई, वहां पे तो आना ही पड़ेगा ना। अब इसकी मैकेनिज्म जरा दूसरा देखिए जरा, क्या है इसकी मैकेनिज्म। भैया फिर मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अब इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं? जिंक डस्ट से करा रहे हैं, जिंक डस्ट। तो होता क्या है बच्चों, पहले जिंक क्या करता है, जिंक क्या करता है, इस कार्बन और हेलोजन फैमिली के बीच में इंसर्ट हो जाता है और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। भाई आपने देखा हो ना, आरएक्स के बीच में अगर आप सोडियम यूज करें तो सोडियम बीच में आ जाता है, एमजी बीच में आ जाता है, आप देख रहे हो ना, मतलब ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। कैसे ध्यान देखो, ये ऐसे है और यहाँ पे जिंक आ गया बीच में और ऐसे। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया, ओएमजीसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना, ये जेडम, ये पार्शियल प्लस आ गया, ये कार्बन आयन बना देता है। भाई ये कार्बन आयन बन चुका ना, ये कार्बन आयन बन चुका, मतलब यहाँ पे पार्शियल माइनस आ गया। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसको बाहर करेगा, ये तो बाहर, ये तो बाहर जाएगा ही। तो जरा देखो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और नीचे जेडन एक्स और ऊपर वाला एक्स मिलकर ये बाहर चले जाएंगे, जेडन एक्स बन जाएगा। तो बच्चों ये दोनों से ऐसे एल्किन बनाया जाता है, दोनों एल्किन बनाने का मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। और एक बात फिर सुन लीजिए, ये क्या होता है, ये एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है साहब, दूसरी बात ये स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब आप तो जानते ही है ना। सेलेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में कुछ खास बात है तो उसकी स्टीरियो से प्रोडक्ट डिसाइड होता है। स्टीरियो मतलब मेरी बात समझिए, अभी बताता हूँ, पहले आप इतनी फोटो ले लीजिए ताकि मैं स्टीरियो सेलेक्टिव की बात सिखाऊं। इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों जो बताने देखो, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये GOC2 में मैंने एक पेज में ये पढ़ाया था और मैंने ये बातें उस समय नहीं बताई थी। मैं चाहता हूँ कि आज जैसे बताऊंगा तुरंत जाके वहां पे, वहां की भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, वहां के भी। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन तो कराऊंगा, वहां भी कर लीजिएगा वो क्या क्वेश्चन कराया गया, और तुरंत समझ में आएगा, आप चिंता ना करिए, जैसे आप देखेंगे तुरंत समझ में आएगा। जरा देखिएगा बच्चों ध्यान से, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टीरियो सेलेक्टिविटी। अच्छा, अगर मान लो नीट वास्तव में 2 बार तो होगा ही, मतलब पूरा बहुत ज्यादा चांसेस 2 बार होने के। सपोज 2 बार मान लो नीट हो गया, तो आप सोचिए जिन बच्चों ने किसी टीचर के बहकावे में ऐसा सोचा होगा कि मैं नीट अगले साल दूंगा, आप सोचिए कोरोना के कारण नीट 2 बार हो गया, सोचो इस साल कितना अच्छा चांस था नीट में सिलेक्शन लेने का, सोचिए। इसलिए बच्चों ने कभी भी अवसर जो मिले ना उसको लेना चाहिए, किसी कहने पर अवसर से हटना नहीं चाहिए। फिलहाल स्टीरियो सेलेक्टिव क्या है बच्चों, अगर आपको याद है तो मैंने पढ़ाया था इनेंशियोमर, इनेंशियोमर पढ़ाया था मैंने। और मैंने बोला था कि इनेंशियोमर 2 प्रकार के होते, याद आ रहा? इराइथ्रो, क्यों, इराइथ्रो इनेंशियोमर और थीरियो इनेंशियोमर। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं बता दूं, इराइथ्रो इनेंशियोमर और थीरियो इनेंशियोमर। सर कैसे पहचानेंगे? बड़ा सिंपल काम है, जरा ध्यान सुनो कैसे पहचानेंगे।
देखो कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले इनेंशियोमर, सबसे पहले पहचानने का देखो सिंपल तरीका क्या है, बड़ा सिंपल तरीका, आसान सा तरीका है। जैसे मान लो कि अभी मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूं, जैसे बच्चों इसको देखो जरा ध्यान से। जैसे यहाँ पे मैंने मिथाइल ले लिया और यहाँ मैंने मिथाइल ले लिया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ मैंने क्लोरीन ले लिया, और यहाँ मैंने क्लोरीन ले लिया और यहाँ मैंने हाइड्रोजन ले लिया। तो बच्चों क्या करो ना, किसी एक को पकड़ लो, किसी भी एक को जो कॉमन हो दोनों में, किसी भी एक को पकड़ लो जो दोनों में कॉमन हो, किसी भी एक को पकड़ लो। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन पकड़ लिया, क्या ये हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड में है? तो बोलेंगे थीरियो इनेंशियोमर है। क्या बोलेंगे इसको? थीरियो इनेंशियोमर। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव थीरियो इनेंशियोमर है ये। मतलब इनेंशियोमर तो है ही, लेकिन ये थीरियो, थीरियो क्यों? क्योंकि दोनों कायरल सेंटर में ना जो जो ग्रुप है ना वो या एटम है वो अपोजिट साइड में है, तो इसको थीरियो बोलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको थीरियो बोलते हैं। भाई थीरियो पहचान लोगे? अब जरा इसको देखो जरा, तब तो आप समझ गए ना इराइथ्रो किसे कहते हैं। इराइथ्रो मतलब जो सेम साइड हो, सिंपल सी बात है। इराइथ्रो का मतलब क्या हुआ? जो सेम साइड हो। कैसे सेम साइड हो देखो जरा। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पीएच बना दिया है ना, मतलब फिनाइल बेंजीन लगा दिया, और मैंने यहाँ पीएच लगा दिया, और यहाँ मैंने HBr लिख दिया, और यहाँ मैंने HBr लिख दिया। किसी भी एक ग्रुप को पकड़ लो, जैसे हाइड्रोजन को पकड़ लो आपने, क्या ये दोनों सेम साइड है? अगर ये दोनों सेम साइड है तो इसको बोलते हैं इराइथ्रो। तो अगर किसी फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, अच्छा ये कब बात होगी? जब कम से कम दो कायरल सेंटर हो। जब कम से कम दो कायरल सेंटर में यदि सेम ग्रुप सेम साइड हो तो उसे इराइथ्रो कहते हैं, और यदि सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसे थीरियो कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों मैं यही बता देता हूं, अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई थीरियो है, जैसे ये थीरियो, और इसके रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाँ बोलो भैया। बोलो भैया, कुछ कह रहा है कोई? क्यों कुछ कह रहा है? कोई बात नहीं, अभी कह लेना जो भी बात हो। तो बच्चों यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होगा ही, और एंटी एलिमिनेशन होगा तो एल्कीन भी बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि थीरियो से जो एल्कीन बनता है वो सी से एल्कीन बनता है, सी से एल्कीन। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। वो ये रिएक्शन सेम टू सेम उस GOC2 में भी है। सी से एल्कीन कैसे बनाएंगे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। भाई ये हाइड्रोजन फैमिली तो बाहर निकलेगा ना, ये भी बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो सी से एल्कीन कैसे बनाएंगे? एक और मिथाइल यहाँ बना दीजिए, ये मिथाइल यहाँ बना दीजिए, और हाइड्रोजन नीचे बना दीजिए, और हाइड्रोजन नीचे बना दीजिए। तो बच्चों जब कभी भी आपको थीरियो दिखाई दे, जब कभी भी आपको थीरियो दिखाई दे, और अगर आप सोडियम एसीटोन ले रहे हैं या जिंक डस्ट ले रहे हैं, तो आप सी सेल्किन ही बनाएं। कैसे बनता है मैं अभी इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा, लेकिन आपको पेपर में ना आपको थीरियो दिखाई देगा, आपको सोडियम आयोडीन एसीटोन दिखाई देगा, और आपको सी सेल्किन पे टिक लगाना है बस। अच्छा, जब ये सी सेल्किन है तो ऊपर वाला क्या बनेगा? ट्रांस सेल्किन बन जाएगा ऊपर वाला। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि अगर अगर आपने थीरियो लिया है तो सी सेल्किन बनेगा। अब मान लीजिए बच्चों, अगर आपने इराइथ्रो लिया है और सेम रिएक्शन करा रहे हैं, इराइथ्रो लिए सेम एल्किन करा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ से ब्रोमीन ब्रोमीन निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? दो यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों, इस डबल बॉन्ड से जो बनता है वो ट्रांस एल्किन बनता है। अब ट्रांस एल्किन कैसे बनाओगे बताओ? किसी एक पीएच को ऊपर कर दो और किसी एक पीएच को नीचे कर दो, ये ट्रांस एल्किन बन जाएगा, और यहाँ पे H लगा दो और यहाँ पे H लगा दो। ट्रांस तो पता ही है ना बच्चों, यहाँ से बनता है ट्रांस एल्किन, ट्रांस एल्किन। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात याद हो जाएगी। तो मुझे बता दो, इराइथ्रो का सोडियम आयोडाइड एसीटोन्स का रिएक्शन कराने पे प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन बनता है, और थीरियो से क्या बनेगा? सी एल्कीन बनेगा। इसकी फोटो ले लो, अब शुरू करते हैं। भाई सब इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। प्रोडक्ट तो बना लोगे ना, प्रोडक्ट तो आसान है ना प्रोडक्ट बनाना, क्यों? प्रोडक्ट बना लोगे ना, कोई भी। अच्छा, इसके क्वेश्चन करने के लिए वो GOC2 का वो पेज ओपन करिएगा, उसमें दिया हुआ है, वो GOC2 का पेज ओपन करिएगा, उसमें दिया हुआ है। फिलहाल इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब प्रश्न ये कि सर ये कैसे होता है, ये भी देख लीजिए, ये बता देता हूं कैसे होता है। देखो बच्चों, जब भी कभी भी एंटी एलिमिनेशन कोई भी रिएक्शन कराना, एंटी एलिमिनेशन मतलब समझ रहे हैं ना? देखो, एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि ये हैलोजन फैमिली, ये हैलोजन फैमिली एक दूसरे के एंटी होनी चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट होना ही चाहिए, तब भी ये इस पे कोई आयोडीन इस पर अटैक करके इसको बाहर निकालेगा और इसको ऐसे बाहर निकाल देगा और यहाँ पे एल्कीन बन जाता है। ये अपोजिट होना चाहिए। देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, जरा देखो, जरा ध्यान सुनो। ये कैसे बना ये भी बता देता हूँ मैं, इसकी जो मैकेनिज्म है। तो आपको मैकेनिज्म अगर ध्यान ना रहे तब भी चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट याद रखना चाहिए कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो सी से एल्कीन बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बाकी मैं टेक्निक सिखा देता हूँ, मान लीजिए कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए। तो बच्चों ये थ्योरी है और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड एसीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं, एसीटोन से, है ना? मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगा। और बच्चों आपको ये भी पता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो आपको पता है ना। अब प्रश्न ये कि सर ये हुआ कैसे? देखो, जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन करना हो ना एंटी एलिमिनेशन का, तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करिए ना, सबसे पहले इसका न्यूमान बनाइए, न्यूमान। सबसे पहले इसका न्यूमान प्रोजेक्शन बनाइए। चलिए कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनो। जैसे ये कार्बन को आप फ्रंट में ले लीजिए और ये कार्बन को आप बैक में ले लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। दो कार्बन है तो एक को फ्रंट में ले लीजिए, को बैक ले लीजिए। कैसे बनाते बताओ? ये फ्रंट वाला ऐसा हो गया, बैक वाला ऐसा हो गया। मुझे बताइए फ्रंट पे क्या क्या है? फ्रंट पे क्या क्या है? एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, यही तो है ना फ्रंट पे। क्यों? फ्रंट पे यही है ना। तो फ्रंट पे क्या क्या है बताओ? ऊपर में क्या है? ऊपर वाले में मिथाइल है। इधर साइड में क्या है? इधर साइड में बताओ जरा तो जय पटेल, क्या है इधर साइड में? हाइड्रोजन है। और इधर साइड में क्या है? क्लोरीन है। तो अब आप फ्रंट वाला भूल जाइए, अब अपना बैक वाला याद करिए। मुझे बताइए आपको बैक साइड में क्या क्या दिख रहा है, जरा ध्यान देखना। देखो बैक साइड में, ऊपर की साइड में क्या है? मिथाइल है। इधर साइड में क्लोरीन है, उधर साइड में हाइड्रोजन है। बैक साइड में देखिए जरा, ध्यान देखिए बैक साइड में क्या है। एकदम बिल्कुल वैसे बनाना जैसे दिख रहा है ना। ऊपर वाले में क्या है साहब? ऊपर वाले में बैक साइड में यहाँ पे मिथाइल ही है, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या है? इस क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन है। देख लो जरा, ऊपर देख लो, और यहाँ पे क्लोरीन है। देखो मैंने जैसे लिखा वैसे बनाया, कुछ अलग नहीं किया है। मैंने जैसा था वैसे मैंने इसका न्यूमान बना दिया। ये कौन सा न्यूमान? स्टेगर्ड है क्या? बोलो, स्टेगर्ड है ना? यहाँ तो कोई समस्या नहीं, स्टेगर्ड है। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे क्या बोला था? ये रिएक्शन तभी संभव है जब दोनों क्लोरीन एक दूसरे के एंटी हो, उल्टा हो, अपोजिट हो, भाई तभी रिएक्शन पॉसिबल है ना। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे दोनों क्लोरीन एक दूसरे को उल्टा दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहा है ना? देखो, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को उल्टा नहीं है ना, देख लो। तो आप भाई, आपको एंटी एलिमिनेशन कराना है तो दोनों क्लोरीन को आपको एक दूसरे को उल्टा चाहिए, तो क्या करिए? किसी एक को पकड़ लीजिए, दूसरे को 60 डिग्री रोटेट कर दीजिए। क्यों भाई? फ्रंट वाले को ही रहने दीजिए, फ्रंट वाले को वहीं रहने दीजिए, बैक वाले को 60 डिग्री रोटेट कर दीजिए। मुझे बताइए, अगर बैक वाला 60 डिग्री रोटेट होगा तो बताओ ये क्लोरीन क्या यहां चला जाएगा? ये मिथाइल यहां आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। क्यों? तो मैंने क्या किया, इसको 60 डिग्री रोटेट किया। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा? पहले तो फ्रंट वाला जैसे है वैसे लिख देता हूं, फ्रंट वाला को डिस्टर्ब नहीं करना। फ्रंट वाले ऊपर क्या है? मिथाइल है। इधर क्या है? हाइड्रोजन। देखो, डरना नहीं, बड़ा आसान नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है ये। और इधर क्या है? क्लोरीन है।
अब मुझे मुझे पता बैक साइड में क्या क्या है, मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, उसके बाद कह रहा हूं मैं बैक साइड में क्या है। यहाँ पे बैक साइड में यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोरीन, यहाँ क्या आ जाएगा, मिथाइल, और ये यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। देख लो, मुझे बताओ क्या ये क्लोरीन एक दूसरे के उल्टा आ चुके हैं? क्या मैं रिएक्शन करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकता हूँ बच्चों। इसको स्टेगर्ड नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं ना। इक्लिप्स। हाँ, इक्लिप्स। ये स्टेगर्ड है। तो बच्चों जरा ध्यान सुनिए, जब भी कभी भी एंटी एलिमिनेशन कराना हो तो पहले फीसर को इक्लिप्स में बदलिए। एक बार फिर सुनिए, जब भी कभी भी आपको एंटी एडिशन कराना हो, एंटी एडिशन कुछ भी कराना, उल्टा कराना हो, तो आपको स्टेगर्ड ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टेगर्ड करने पे जिसको आपको रिमूव करना, बाहर निकालना, वो दूसरे के एंटी हो जाते हैं ना भाई। इक्लिप्स में तो पॉसिबल नहीं है, इक्लिप्स में सब साथ साथ में रहते हैं। तो ये नियम है, ये केमिस्ट्री का नियम है। जब भी कभी भी आपको एंटी एलिमिनेशन कराना हो, जब कभी भी, तो हमेशा स्टेगर्ड बनाया जाता, हमेशा स्टेगर्ड बनाया जाता। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा स्टेगर्ड बनाएगा। अगर नहीं बनाओगे ना तो यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन नहीं होगा, दोनों क्लोरीन को हमें अपोजिट साइड में करना है। अब बच्चों अब काम तो आसान हो गया ना, अब क्या करना है, अब सोडियम आयोडाइड ले लीजिए, सोडियम आयोडाइड, और एसीटोन ले लीजिए। अब देखो काम कैसा आसान हो गया, मैं थोड़ा सा इस कलर पेन चेंज कर दूं। देखो मुझे इसमें समय तो लग रहा है, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे ना। तो बच्चों अब क्या होगा बताओ मुझे, ये आयोडीन माइनस इसको बैक साइड से इसको बाहर निकालेगा, और जैसे निकालेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड समझ रहे हो ना, फ्रंट और रियर के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो जैसे वैसे बना रहा हूं मैं, जरा देखिए, जैसे वैसे बना रहा हूं मैं। मुझे बताइए, ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं करता, ऊपर में क्या मिथाइल है, और इधर क्या है, इधर इधर हाइड्रोजन है। मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, इसको हाइड्रोजन है। जरा इसके बाद जरा बताइए, इसके बाद क्या क्या है बच्चा, इसके बाद क्या क्या बच्चा, जरा उसको देख के बताइए। इसके बाद ये बच्चा कि यहाँ पे मिथाइल बच्चा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चा। याद रखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना फ्रंट और बैक के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड बना है ना। तो मुझे आप जरा सोच के देखिए, जरा ध्यान सुनिए, फ्रंट वाले पे मिथाइल सामने की ओर है कि नहीं है, और बैक वाले मिथाइल पे भी सामने की ओर मिथाइल है। समझ नहीं रहो यार, बैक वाले कार्बन को भी देखिए, मिथाइल 60 डिग्री सामने की ओर तो है। जैसे मान लो कि आप सोचो पहले ये कैसे था, ध्यान सुनो, पहले ऐसे था, ये दोनों मिथाइल पीछे पीछे थे, इक्लिप्स था, 0 डिग्री था। मैंने पीछे वाला कैसे घुमा दिया, 60 डिग्री घुमाया, देखो ये पीछे वाला 60 डिग्री घूम गया। लेकिन बच्चों दोनों मिथाइल सामने ही सामने तो है, दोनों सेम साइड ही तो है, देखो। और इनके बीच में डबल बॉन्ड, दोनों सेम साइड ही तो है, क्यों? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जरा देखो, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऊपर लिख के दिखाता हूँ कि ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है। ये फ्रंट वाले का मिथाइल ऊपर की तरफ है, ये फ्रंट बैक वाले का मिथाइल भी ऊपर की तरफ है, और ये हाइड्रोजन हो गया, और ये भी हाइड्रोजन हो गया, और इससे बन गया सी सेल की। देख रहे हो ना। तो आपको करना क्या, आपको ना केवल और केवल ना ये बातें ध्यान रखनी। क्या क्या ध्यान रखनी, ऊपर वाला ध्यान रखना है कि आपको अगर थीरियो दिखाई देगा तो आपको सी सेल्किन बना के टिक लगा देना। बाकी तो ये नीचे मैकेनिज्म बताया कि कैसे होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, जब भी कभी भी आपको एंटी एडिशन कराना हो, एंटी एलिमिनेशन कराना हो बच्चों, तो याद रखिए आपको हमेशा स्टेगर्ड बनाना चाहिए। स्टेगर्ड बनाने से क्या होगा, वो एक दूसरे के एंटी चले जाएंगे और आपका रिएक्शन हो जाएगा। याद रखिए इक्लिप्स में ऐसा संभव नहीं है। इक्लिप्स कब कराना चाहिए, जब कभी सीन एडिशन हो, सीन, तब इक्लिप्स कराना चाहिए। और जब कभी एंटी हो तो आपको स्टेगर्ड लेना चाहिए। इसकी फोटो ले लीजिए ताकि मैं दूसरा आप वहां पे डायरेक्ट दिखा दूं। तो यही बच्चों GOC2 में ना मैंने यही लाइन छोड़ी थी। प्लीज अब मैं चाहता हूं कि वहां पे जरूर देख लीजिएगा, पूरा एकदम सिस्टमेटिक वहां पे ऐसे बना हुआ है। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे दोबारा फोन करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल इसको हटाता हूं मैं, है ना, दोबारा हम लोग उस पर चलते हैं, है ना।
मैंने पहले आपको नोट्स दिखा दूंगा, नोट दिखा देता हूं मैं। ये पहला बता दिया, दूसरा देखो जरा, ट्रांस वाला देख लो एक बार। दूसरा मैंने सबसे पहले मैंने इसका न्यूमान बना लिया। न्यूमान आपको पता ही कैसे बनाते हैं, न्यूमान बनाना आपको तरीका आता ही है, नहीं आता फिर भी देखिए। इसका सबसे पहले न्यूमान बना लीजिए। कैसे बनाएंगे भाई, ये फ्रंट वाला मान लीजिए और इसको बैक वाला मान लीजिए। फ्रंट वाले में फिनाइल है और एच है और बी आर है। देखो फ्रंट में फिनाइल है, एच है और बी आर है। बैक साइड में भी ऊपर फिनाइल है, एच बी आर है। देखो बैक साइड में भी वैसे है। लेकिन ये रिएक्शन तो अभी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? क्योंकि दोनों बी आर तो साथ साथ में, मैंने दोनों बी आर को क्या करना है भाई, एंटी एलिमिनेशन है, दोनों बी आर को अपोजिट करना। तो मैं चाहता हूं कि ये बी आर एक यहाँ चला है भाई, तभी तो दोनों बी आर अपोजिट होंगे, तभी तो रिएक्शन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, बैक वाले साइड को 180 डिग्री घुमा देता हूं। जब 180 डिग्री घुमाऊंगा तो फ्रंट वाला तो ऐसे ही रहेगा। देखो फ्रंट वाला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बैक साइड में ये फिनाइल नीचे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये 180 डिग्री घूम जाएगा। अब क्या करो, रिएक्शन कराओ। तो ये आयोडीन इसको बाहर निकाल लेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और ये ब्रोमीन बाहर निकल लेगा। तो जैसे वैसे लिखते हैं, ये बैक वाला, ये फ्रंट वाला। फ्रंट वाले के पास ऊपर फिनाइल है, ये ऐसे है। बैक वाले के पास ऐसे हाइड्रोजन है, फिनाइल नीचे की तरफ। आप देख लीजिए दोनों फिनाइल कहाँ पे है, नीचे की तरफ है ना, ट्रांस एल्कीन। तो आप डायरेक्ट याद कर ले कि भाई राइथरो से ट्रांस एल्कीन और उससे सीस एल्कीन। ठीक है, सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई। तो बच्चों पहला एल्कीन बनाने का तरीका थोड़ा सा हमें समय लगा, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि पेपर में जब ये आएगा ना तो बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। आपको देख के डरना नहीं है, आपको बस ये याद रखना कि ये बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है। ठीक है, इसको हटाता हूं मैं। हम रिएक्शन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम एल्कीन बनाने वाले हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, मतलब इसको रफ कर रहा हूँ। हम रिएक्शन नंबर 2 पढ़ने वाले, जिससे हम एल्कीन बनेंगे। इसको हटा रहा हूँ। एक रिएक्शन तो हो गया ना एल्कीन बनाने का। क्यों? अगर आपको विसनल डाइहैलाइड दिखाई देगा तब क्या करेंगे? अगर आपको विसनल डाइहैलाइड दिखाई देगा तो आप सोडियम आयोडीन एसीटोन की प्रेजेंस में एल्कीन बना लेंगे, या जिंक डस्ट भी एल्कीन बन सकता है। ये तो मैंने सिखा दिया ना आपको। ये रफ क्यों नहीं हो रहा यार? बनाने की टेक्निक जरा ध्यान देखिएगा। फ्रॉम पायरोलिसिस, आपने पायरोलिसिस का नाम सुना होगा। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो बच्चों क्या क्या होता है, एक होता है हाइड्रोलिसिस, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और एक होता है पायरोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जब पानी के मॉलिक्यूल से किसी बॉन्ड को तोड़ा जाए उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जब करंट फ्लो करा के एनोड कैथोड बना के किसी बॉन्ड को तोड़ा जाए उसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और पायरोलिसिस का मतलब होता है कि आपको एस्टर को वनली हीट करना है। मतलब ऐसे कोई रिएक्शन जो केवल हीट के थ्रू जाती है, केवल हीट करने से होती है, उसे बोलते हैं पायरोलिसिस। जैसे मैं पेन को हीट करूं तो पेन का पायरोलिसिस करा रहा हूं। पायरोलिसिस मतलब क्या हुआ, हीट करना, केवल हीट से कोई रिएक्शन होती है। जरा ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा ध्यान देखना है, करना क्या है ना। तो बच्चों ये भी रिएक्शन आपके आपके नोट्स में, मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक में होगा, है ना। तो आप अभी देख लेंगे तो आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एस्टर का ये पायरोलिसिस है। कैसे होता देखो, मैं सबसे पहले रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों। सबसे पहले हम एस्टर लिखते हैं, आर सी डबल ओ, आर सी डब्ल्यू आर, फिर आर लिखना है। अब आर की जगह पर देखो यार, CH2 CH2 और यहाँ पे आर डैश लिख रहा हूं। और बच्चों केवल हीट करना, पायरोलिसिस हो रहा है, केवल हीट करना है। और ये आपका एस्टर है, ध्यान देखिएगा पहले। तो बच्चों होता क्या ना कि जब जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी चीज हो ना, तो उसके बगल वाला कार्बन अल्फा होता है और उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। ये आप तो केमिस्ट्री में जानते ही है। जब भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उसके बगल वाला अल्फा और उसके बगल वाला बीटा होता है। तो बच्चों ज्यादा ध्यान सुनिए, होता क्या ना कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ठीक है, और बीटा से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ का ये बॉन्ड खाली होगा ना, यहाँ का भी एक बॉन्ड खाली होगा। और बीटा से बच्चों ना, बीटा से एक हाइड्रोजन निकलता है। तो जब बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये भी बॉन्ड खाली होगा।
तो बच्चों ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, ये बॉन्ड मिलकर यहाँ पे तो एल्कीन बन जाएगा। और जब बच्चों यहाँ से जो बीटा का हाइड्रोजन निकला वो यहाँ पे चिपक के ये आपका एसिड बना देगा। मैं क्या बताना चाहता, मेरी बात समझो, मैं क्या बताना चाहता एक बार फिर सुनो। मैंने क्या बोला, मैं आप पहले लिख देता हूँ। पहले प्रोडक्ट बताओ क्या क्या बनेगा, मुझे बताओ पहले एल्कीन कैसे बनेगा। ये अल्फा रहा और ये बीटा, यहां से एक एच गायब हो गया ना, तो इनके बीच में एल्कीन बन गया। और ये आर डैश तो था ही प्लस, और इस बीटा का एच जो जाके उस पे चिपक गया, किस पे, आर आर COOH। बच्चों ये एच कहां से आया, बीटा कार्बन का है। बीटा कार्बन का एच, बीटा कार्बन के एच को कहां चिपकाना है, RCOO के पास। और एल्कीन कहां से बनाना है, फिर सुनो, एल्कीन कहां से बनाना है, एल्कीन हमेशा ना ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटाना है, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन इधर भेजना और ऐसे एल्कीन बनाना है। ठीक है, ये ऐसा करना है, याद रखिएगा। एक बार फिर सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बीटा कार्बन के एच को ट्रैप करता, अपने पास लाता, प्रोडक्ट बनाता है। वैसे मैं इसकी मैकेनिक बता रहा हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब इस पे क्वेश्चन करने वाले ना, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जरा इसकी फोटो ले लो यार। इसकी मैकेनिज्म देख लो, इसकी मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म। अब इसके मैकेनिज्म क्या है। अच्छा बच्चों आप याद करो, मैंने बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन केवल हीट से जाती है, केवल हीट करने से जाती है, तो एक साइक्लिक मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट बनता है। याद करो, मैंने कोल्बे रिएक्शन पढ़ाया था, याद है, मैंने कोल्बे पढ़ाया था, कार्बोक्सिलिक से हीट किया था, तो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था कि नहीं बन रहा था। और मैंने बोला था ना कि जब भी कोई रिएक्शन केवल हीट से जाती है तो उसमें अब रिएक्शन के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो कि साइक्लिक बनता है। याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं। जरा देखो बच्चों, मैंने क्या किया, CO को ऐसे लिखा, R को ऐसे लिखा, है ना, और बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ बीच में CH2 लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे CHR- यहाँ लगा दिया, CHR-। ठीक है, और उसके बाद ये अल्फा वाला है ना, और ये बीटा वाला, और बीटा के एच को जानबूझ के मैंने ऐसा लगा दिया, क्यों, ताकि हाइड्रोजन इसके बीटा एच को ट्रैप करे। मैं बीटा एच को ट्रैप करते इसलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ा। अब आगे क्या होगा जरा देखो, आगे की रिएक्शन क्या होगी, जरा ध्यान देखिए। अब आगे की रिएक्शन ये होगी बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या करता है, पहले अपने बॉन्ड को यहाँ तोड़ता है। ठीक है, और जैसे बॉन्ड को तोड़ता है तो इसका बॉन्ड एक फ्री होता है। जब इसका ये बॉन्ड फ्री होता है तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ट्रैप करता है, इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया। जैसे इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, यहाँ पे ये बीटा हटा देता हूँ, आपको पता है बीटा, जैसे इस हाइड्रोजन को ट्रैप करता है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया मैंने, क्यों, आप देख रहे हैं ना, कहीं का बॉन्ड टूट रहा है, कहीं का बॉन्ड बन रहा है, भाई इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है बच्चों, ये क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवा लेता है, यहाँ पे, यहाँ से डबल, मतलब ये बॉन्ड तोड़ लेता है यहाँ का। ठीक है, अब होता क्या, जरा मेरी बात सुनो, कैसे, जरा बताओ क्या क्या होता है। ये C और R तो ऐसे रहने दो, है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड था और ये बॉन्ड टूट रहा था, ऐसे दिखाएंगे एक, ये ऑक्सीजन है, क्यों, और यहाँ पे पहले मैं बना लेता हूँ CH2 ऑक्सीजन, पहले मैं सब बना लेता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ, CHR-। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या जरा बताओ होता क्या है, यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है, क्यों, ये बॉन्ड बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है। अब देख रहा है ना कि मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना, और मैंने आपको बताया था ना, जब भी कोई रिएक्शन केवल हीट से जाए तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसमें कोई बॉन्ड टूटता है और कोई बॉन्ड बनता है।
अब इसके बाद क्या होगा बता दो, इसके बाद तो आप जानते ही क्या होने वाला है, इसके बाद ये जो साइड वाला एल्कीन अलग हो जाएगा। क्यों, ये साइड वाला एल्कीन दिखा देता हूँ, कौन सा एल्कीन अलग हो जाए, देखो ये एल्कीन जरा देखो, ये एल्कीन अलग हो जाएगा। क्यों, ये एल्कीन अलग हो जाएगा और ये पोर्शन अलग हो जाएगा। तो जरा डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट जरा देखो क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं। तो होता ये है कि ये जो R है और ये C है, जैसा वैसा बना देता हूँ, ऐसा हो जाता है ना। और उसके बाद RCO हो गया ना, और ये O है और उसके पास H, देख लो ठीक है यहाँ तक। प्लस इसमें क्या होता है बताओ, इसमें ऊपर CH2 है, ये डबल बॉन्ड है और CH और ये R'। भाई यही तो एल्कीन बनता है, यही तो एल्कीन बनता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात क्या है मुझे बताओ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले बीटा कार्बन पहचानिए, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन का H हटा दीजिए और ऑक्सीजन के पास चिपका दीजिए और यहीं पे एल्कीन बना दीजिए, बस यही करना है। ठीक है, जरा इसकी फोटो ले लो यार, क्वेश्चन करते हैं एक दो क्वेश्चन। इसको हटा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं। देखिए क्वेश्चन तो आएगा, बड़ा सिंपल आएगा, अभी मैं कराता हूं, देखो तुरंत आंसर आ जाएगा। पहले मैं इसको हटा रहा हूं ना, इसको मैं हटा रिमूव कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन करते हैं, लेकिन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना, आप समझ गए होंगे ना कि प्रोडक्ट कैसे बनाना। बड़ा सिंपल काम है ना। तो जरा देखिए, इस पर पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराता हूं, जरा उस क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए कि आपको दो जगह बीटा कार्बन दिखाई दे, तब क्या करेंगे, जरा देखो उसके लिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये जैसे RCOO एस्टर हो गया ना, ये CH, ये CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। मुझे बताओ क्या ये भी बीटा वाला कार्बन और क्या ये भी बीटा वाला कार्बन है, और ये अल्फा है, सबको पता है। तो प्रश्न ये है कि सर एल्कीन कहां से बनाए, कहां का हाइड्रोजन निकालें। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ का हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल्कीन यहाँ बन जाएगा, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये टूट जाएगा और H यहाँ चिपक जाएगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ नहीं बनाते हैं तो एल्कीन यहाँ बन जाएगा, भाई यहाँ का H यहाँ चला जाएगा, कुल मिला के एल्कीन तो बनने वाला है। तो प्रश्न ये है कि सर जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हमें एल्कीन कहाँ बनाना चाहिए। तो बच्चों यही इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा देख लो। देखो हमेशा याद रखना क्या है कि ये जो है ना, यहाँ के H निकालने से फायदा क्या है, यहाँ क्राउडिंग कम है, यहाँ क्राउडिंग, यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, यहाँ क्राउडिंग कम है। ठीक है, तो यहाँ क्राउडिंग कम है, तो यहीं का बीटा H, जहां पे क्राउडिंग कम होता है याद रखिएगा, वहां का बीटा हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन पर ऐड होता है। बाकी तो आप समझ गए हो ना, मैकेनिज्म आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि बच्चों यहाँ पे हाफ मोल एल्किन मेजर होता है। भाई यहां से बनेगा तो हाफ मान ही तो है, भाई कॉर्नर एल्किन बन रहा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाफ मान एल्किन मेजर प्रोडक्ट होता है, इज मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि बीटा कार्बन का वहां का हाइड्रोजन निकलेगा जो कि कम क्राउडिंग है, और कम क्राउडिंग पे एल्कीन जहां बनता है वो हाफ मान ही होता है। क्यों, आपको पता है ना, सेटजप और हाफ मान, जो ज्यादा क्राउडिंग होता है उसे सेटजप कहते हैं, जहां कम होता है उसे हाफ मान कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ मान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। तो जरा मुझे बताओ, अब प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट जरा बताओ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो ये पोर्शन बाहर हो गया, ये पोर्शन बाहर हो गया, किसके साथ बाहर हो गया, यहाँ के हाइड्रोजन को लेकर बाहर हो गया। चलो इसको बाहर करते हैं, MeCOOH प्लस, अब क्या क्या बचा बताओ, ये CH के इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यही एल्कीन बनेगा ना, और ये क्या आ गया भाई, ये CH2 CH3 बन गया, ये सिंपल, समझ गया ना। तो आप तो क्वेश्चन कर लोगे ना, क्वेश्चन देना।
चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसकी फोटो ले लो, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फास्ट, जल्दी फास्ट लो, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो। तो सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहले अल्फा बीटा पहचानना, उसके बाद तो कोई काम करोगे। जैसे ये बताओ, क्या ये पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर है, पहचान लोगे? यस सर। क्यों? क्योंकि एस्टर है और एस्टर के बाद अल्फा बीटा वाला मामला और इस प्रकार का पूरा सीन है। तो जरा मुझे एक बात बता दो, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से हम लोग देखना ना। मुझे बताओ, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये बीटा है। भाई दोनों में से कोई भी एक बीटा से एच निकलेगा और वहां डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ये बनेगा, अगर ये बनेगा तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, अगर वहां से नहीं निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। भाई कोई ना कोई एक जगह बनेगा डबल बॉन्ड। तो जरा बताइए, मैं नहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, बताइए कहाँ का डबल बॉन्ड बनेगा? 2 पर, 2 का। तो जरा देखो प्रोडक्ट कितना सिंपल है, प्रोडक्ट बना लेते हैं। डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनाना आप चिंता नहीं करनी है ना, डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनाए कृपया। कैसे बनाया जरा देखो। ऊपर वाले में क्राउडिंग ज्यादा है तो ऊपर वाला तो ऐसे रहने दे, ऊपर वाला ऐसे ही रहने दे। और नीचे वाले में क्या करें, नीचे वाले में डबल बॉन्ड बना दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ बना दे, बना दिया। और बाहर क्या करें, बाहर बताइए, MECOH बन जाएगा। देख लो, दिख गया। तो बच्चों पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर से क्या क्या बनता है? पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर से एसिड और एल्कीन बनता है। कैसे बनता है मैंने आपको सिखा दिया। जरा इसकी फोटो ले लो जल्दी से, फास्ट। ये क्वेश्चन और करके इसको भी समाप्त करते हैं। ये एल्कीन बनाने का दूसरा मेथड था ना, इसको हटा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों, एल्कीन बनाने के 2 मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों मेथड थोड़ा सा देखने में टफ था, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको पूरा लिख के आपको सिखाया। मेरे पास नोट्स भी था, PDF फाइल भी थी, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको लिख के पढ़ाया ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आ जाए कि वास्तव में ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, देखने में टफ लगता है बस। खैर जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अच्छा बच्चों, ये दोनों सेम साइड होना चाहिए ना, एस्टर और बीटा हाइड्रोजन दोनों सेम साइड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पहले एस्टर देखो, ये एस्टर है और यहाँ पे दूसरे में भाई ये अल्फा हो जाएगा, तो ये नीचे वाला बीटा हो जाएगा। बीटा तो ऊपर वाला भी है, ये जरा देखो, है ना। तो दोनों सेम साइड होना चाहिए। सेम साइड मतलब देखो जरा, ये दोनों सेम साइड होना चाहिए। देखो ये दोनों सेम साइड होना चाहिए, बिल्कुल दोनों सेम साइड होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन दोनों। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, बहुत आराम से हिट कर दो। क्यों? जब हिट करोगे तो पता ना क्या होगा, ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से। क्यों? तो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ एल्किन बन जाएगा ना। तो डायरेक्ट एल्किन बना दे क्या? डायरेक्ट एल्किन बना लेते हैं। ऊपर क्या साहब, ऊपर मिथाइल है यहाँ पे, यहाँ भी ऊपर क्या है? मैं वो नहीं बना रहा हूँ, वो मैंने वहां बना चुका हूँ। किस पे? उस पर दिखा देता हूँ मैं, पहले यहाँ लिख दूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ साइड हाइड्रोजन और इस साइड यहाँ पे इथाइल है, और इस ये बनता है सील एल्किन बनता है। तो जब भी कभी इस प्रकार कायरल सेंटर वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको पाइरोसिस कराना हो तो सी एल्किन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसके लिए जरा उस पर देख लो। तो पहले इसकी तो फोटो ले लो जल्दी से, फास्ट, है ना। तो मैं केमिकल रिएक्शन शुरू, एक बार केमिकल रिएक्शन लिख दूं, वहां पे केमिकल रिएक्शन शुरू करने वाला हूं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन बनाने की केमिकल रिएक्शन, ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एल्कीन बनाने की केमिकल रिएक्शन। तो डायरेक्ट PDF में हाँ
वो अल्फा अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर जो मिथाइल है वो भी बीटा हो सकता है ना, बीटा कार्बन। लेकिन साहब सेम साइड कैसे मिलेगा? फिशर आपको पता ना, फिशर, ये दोनों कहाँ रहते हैं, ये वर्टिकल वाले, क्यों ये? अच्छा, आप इस मॉलिक्यूल को प्लेनर समझ रहे हैं क्या? प्लेनर, प्लेनर मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल एकदम मिथाइल ऊपर है, निचला मिथाइल ईथर है, एस्टर ऐसे, क्या ये प्लेनर थोड़े है? ये तो फिशर है, ये तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, 3D मॉलिक्यूल है, जिसमें ऊपर के दोनों मिथाइल आपकी तरफ आते हैं और वर्टिकल वाला दोनों व्यूअर से दूर की तरफ जाते हैं। दूर की तरफ जाता है मतलब एक ही साइड जाते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? संध्या समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बोलिए, हाँ ना? हाँ। सेम साइड होना चाहिए, सेम साइड नहीं हो सकता ना ऊपर वाले का भी, जरा ऊपर ध्यान देना। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, देखो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना तो बच्चों सबसे पहले इसका ना इक्लिप्स बना लो। बना लिया? इक्लिप्स बन गया। और चूंकि आपको क्या करना, सीन एडिशन का मतलब सीन एलिमिनेशन करना, सीन मतलब सामने सामने, तो इसके लिए स्टेगर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, ये इसको हटा दो, ये हटा दिया, ये इसको जब ये हटा दिया तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड। देखो तो ये दोनों मिथाइल ऊपर ही तो है, देखो देखो ये ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा ऐसे? तो यही तो है, देखो यही तो है, सिस एल्कीन दिख रहा ना? वैसे आप जैसे मैंने बना, भाई इसका क्या करो, आप इसका पहले इक्लिप्स बना दो। ये दोनों सेम साइड है तो आप इसको रहने, तो जब जब भी कभी सेम साइड वाला रिएक्शन कराते हैं तो उसको इक्लिप्स फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो जैसे हटाओ, फिर उसके बाद देख लो, दोनों मिथाइल सेम साइड है, देख लो, सीस हो गया। फिलहाल मुझे एक बात बताओ, ये केमिकल रिएक्शन में मैंने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? जरा मुझे बता दो कि जब भी कभी कोई डबल बॉन्ड हो, जब भी कभी कोई डबल बॉन्ड हो, जब भी कभी कोई डबल बॉन्ड हो, तो इनमें एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो दो प्रकार का एडिशन होता है, कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और एक कौन सा होता है? न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। क्यों, याद आ रहा? मैंने क्या बोला था कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, करते हैं, और जितने भी डबल बॉन्ड एल्किन व एल्काइन है वो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन करते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है। देखो रिएक्शन तो दोनों करते हैं भाई, अगर कोई रिएजेंट होगा तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, दोनों रिएक्शन करेंगे, तो सबको पता है। तो मुझे कोई बताएगा कि इसका नाम ये एल्किन व एल्काइन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे हुआ और कार्बोनिल का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे हुआ? एडिशन तो है भाई, दोनों कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। दोनों कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। तो आपका प्रश्न ये है कि इधर वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों है और इधर वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों है? जरा बताइए इसका रीजन। तो क्या बताया था मैंने? क्योंकि RDS में जो अटैक करेगा उसी की नेमिंग करें। यस, इसकी नेमिंग इस आधार पे की गई है कि रिएजेंट में, आरडीएस में कौन सा रिएजेंट अटैक कर रहा है। होता क्या है बच्चों ना कि कोई भी एल्किन व एल्काइन में आरडीएस में ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड में आरडीएस में ना न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। एक बात और सुन लीजिए बच्चों, आरडीएस ना, आरडीएस फर्स्ट स्टेप भी हो सकता है, कोई और अदर स्टेप भी हो सकता है। कृपया ऐसा ना समझे कि आरडीएस हमेशा पहला स्टेप ही होगा, ये पहला स्टेप, ऐसा पहला स्टेप, पहला स्टेप भी हो सकता है, बाकी भी हो सकता है, लेकिन हमें केवल ये ध्यान देना कि आरडीएस में कौन सा रिएजेंट अटैक कर रहा है, हमें बस इतना याद रखना। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। खैर, तो मुझे एक बात बता दो, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साहब आप एल्कीन पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा तो सब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, मतलब कोई भी एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहता है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो हेडिंग मैंने ये डाल दिया। बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा, मतलब होता क्या मुझे बताओ। जैसे ये कोई डबल बॉन्ड है,
कोई डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड में आपने कोई रिएजेंट लिया जो कि न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो क्या होगा, ये पहले बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक पे पहले इलेक्ट्रोफाइल चिपक जाएगा, दूसरे पे न्यूक्लियोफाइल चिपक जाएगा, कुल मिला के प्रोडक्ट यही बनेगा। भाई दोनों आके लगेंगे, लेकिन आरडीएस में आपका इलेक्ट्रोफाइल लगेगा और फास्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल लगेगा, ये सबको पता है, ठीक है, ये सब होने वाला है और प्रोडक्ट यही बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रिएक्शन है ये दो टाइप की मैकेनिज्म के थ्रू होती है। कौन कौन सा? एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म सीसी प्लस मैकेनिज्म, और एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मतलब एनसीसी मैकेनिज्म। जो देखने में आपको बड़ा डरावना लग रहा होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर बता दूं कि कुछ नहीं करना है, मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने आपको ये बताया कि जो एल्कीन होता है बच्चों, एल्कीन होता है, जो भी एल्कीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ये कोई एल्कीन है, तो एल्कीन है तो क्या करना है, एल्कीन है तो ये बॉन्ड तोड़ना है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल लगेगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। भाई दोनों ऐड तो होगा, ये बात तो कंफर्म है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाना, इस प्रोडक्ट के लिए दो मैकेनिज्म बताई गई है। कौन कौन सी? एक सीसी प्लस मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, और एक होता है एनसीसी मैकेनिज्म मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। इन दोनों के थ्रू ही यह प्रोडक्ट बनता है। तो जरा मैं एक बात आपको बता दूं, जरा ध्यान सुनिए, अभी बता रहा हूं क्या होता है। देखो बच्चा, मान लो कि आप कोई एल्कीन ले रहे हैं और इस पे आप एचएक्स रिएक्शन करा रहे हैं, एचएक्स या एच2 रिएक्शन का, एच2 समझ रहे हैं ना, H प्लस और OH माइनस। तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है, इधर वाला पोर्शन क्या न्यूक्लियोफाइल है। भाई प्रोडक्ट तो वही बनेगा, प्रोडक्ट पता नहीं क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। लेकिन बच्चों इन दोनों की जो मैकेनिज्म होती है ना, वो क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है। ये क्या होता है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, ये सब के सब आपके ना RX मतलब 12th का पहला लेशन और 12th के दूसरे लेशन में दोनों दिया गया है। जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों, अगर मान लीजिए कि मैंने इस एल्कीन की रिएक्शन किसी H2 से करा, H2 मतलब Br2 जो भी हो, और किसी हाइपोहेलस से करा है, तो इन दोनों से जो रिएक्शन एल्कीन की होती है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होती है। समझ गया ना? अच्छा, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, किस पे? एल्कीन पे। तो हमें यही चार पढ़ना जो हमारे सिलेबस में है, और ये पढ़ने के बाद बच्चों ने एल्कीन समाप्त हो जाएगा। ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाले क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, नीचे वाले नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के जाते हैं। तो मैं एक एक करके बताऊंगा, सबसे पहले क्लासिकल बताऊंगा, उसके बाद नॉन क्लासिकल बताऊंगा। सबसे पहले क्लासिकल कार्बोकेटाइन बताऊंगा जो कि मैं कल बताऊंगा, और उसके बाद नॉन क्लासिकल बताऊंगा जो कि कल बताऊंगा। कल मैं बायोसर की क्लास को भी थोड़ा ज्यादा लूंगा, कल प्रयास करूंगा कि ये समाप्त हो जाए। आप चिंता ना करें, कल ये समाप्त हो जाएगा। तो मैंने जितनी भी नोट्स आपको कराई है, प्लीज वहां तक आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं ये नोट्स आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, थैंक यू।